हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी नीट के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो ये 2020 के नीट क्वेश्चंस पेपर का लास्ट वीडियो है। दैट मीन्स इसमें जो हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सारे कवर अप हो जाएंगे। और जो अगले जो आने वाले वीडियो में उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरा पेपर सिर्फ 3 वीडियो में ही प्रोवाइड करवा दूँ, सेक्शन वाइज। जैसे एक वीडियो आप लोगों को बायोलॉजी सेक्शन से हो जाएगा, एक केमिस्ट्री का और एक हो जाएगा आपका फिजिक्स का। आप किसी भी मीडियम से ही, मैं आप लोगों को दोनों मीडियम में ही इसके क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करवा रही हूँ और पूरे सॉल्यूशंस के साथ। और जो वीडियो हो चुके हैं उनके भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि अलग से 3 वीडियो और प्रोवाइड करवा दो, जिससे आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इनमें ही कवर अप हो जाए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी 2 कोई सिलेंडर है जिनकी जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल इक्वल है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वियर स्टॉप कॉक अ कंटेन इन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, B is completely evacuated, the entire system is thermally insulated, the stopcock is suddenly opened, the process is। एक बार हिंदी में भी इसको देख लेते हैं कि जो समान धारिता के 2 सिलेंडर है ए और बी, एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक से होते हुए जुड़े हुए हैं। यानी 2 सिलेंडर हम बना लेते हैं। देखिए इस टाइप से कोई 2 सिलेंडर है। अभी मैंने इनको इसे नॉर्मल शेप दिया, सिलेंड्रिकल शेप में इनको मान सकते हैं। इनको जोड़ दिया गया है। ए में मानक ताप, ये ए वाला है, और दाब पर कोई इसमें आदर्श गैस या आइडियल गैस भरी है। और बी कैसा है आपका, निर्वातित है कंप्लीटली, और समस्त निकाय उष्मारोधी थे। स्टॉप को अब ये जो बीच में जो लगा हुआ था इसको अचानक खोल दिया गया। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। तो देखिए एक एक जो नीचे हमें नाम दिए गए हैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए, तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोसेस का क्या नाम होगा। तो देखिए ये जो प्रोसेस है, यानी इसका जो आंसर है वो होगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ये, कि जिस पर क्या हो कि बाहर की टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो। एक बार इसको पूरा देख लेते हैं हम कि एक्सपेंशंस अगेंस्ट वैक्यूम इज एडियाबेटिक इन नेचर फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस। इट शुड बी नोटेड दैट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेस। यानी जो आइडियल गैसेस होती है उसके लिए बताया गया है हमें कि आइडियल गैस क्या होती है, डेफिनेशन आपको मालूम होगी, जो PV इज इक्वल्स टू NRT नियम को जो पालन करती है उसी को कहा जाता है। ये आदर्श गैस का नियम है। तो देखिए यहाँ पर ये फुली बिल्कुल जो लॉ है वो फॉलो हो रहा है, इसलिए क्या होगी ये प्रोसेस, एडियाबेटिक या रुद्धोष्म परिवर्तन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के में तुल्यांक ऊर्जा है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। यानी यदि कोई पदार्थ है उसका ग्राम इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है, 0.5 ग्राम में आपको बतानी है कि कितनी तुल्यांक ऊर्जा उसमें होगी। कोई भी पदार्थ का आपको मान दिया हुआ है, तो इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तो ये जो सॉल्व होगा आपका किस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस, फ्रॉम मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको मालूम होगा E इज इक्वल्स टू होता है mc²। ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो मास आपको मालूम है कितना दिया है, मास 0.5। और इसका अब इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसको हमें दिया हुआ है ग्राम में। तो देखो जब इसको 0.5 है तो इसको पूरा कन्वर्जन हम करेंगे तो -3 आ जाएगा। 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है केजी में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम अपॉन में नहीं रख के इसको वैल्यू को कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर। यदि आप इस टाइप से नहीं लिखना चाहते तो ये हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन 1000। तो इस 1000 को हमने क्या कर दिया है, ऊपर ले गए, तो -3 में वैल्यू आ गई। एक बार फिर से लिख लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -3। और सी की वैल्यू आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर होता है ये 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो हमेशा जब भी इस टाइप की आपके क्वेश्चन आए या आप कभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते तो इस 10 की पावर से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब कैसे सॉल्व करना है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो आपको मालूम होगा फॉर्मूला, जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। प्लस करेंगे तो ये माइनस में, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 13। तो 10 की पावर सॉल्व हो चुकी है हमारी 13। अब 0.5 इंटू आप 9 कर लीजिए तो फटाफट से आपका सॉल्व हो जाए। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4.5 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल।
ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब किस में दिया है आप फटाफट से निकाल लीजिए, दिया है हमको ऑप्शन नंबर बी में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चंस। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। इस वीडियो की आपको यदि पीडीएफ चाहिए और यदि आपने अभी तक दांगी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ फ्री में पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को आज इसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चंस क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार, यानी जब अर्थ की सरफेस पे कोई भी आपके पास कोई सब्सटेंस है या कोई बॉडी है तो उसका जो वेट है वो 72 न्यूटन है, और जब पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर ऊंचाई पर इस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ये पूछा है हमसे कि यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी जो रेडियस है उसके आधा कर दिया जाए और उतनी हाइट पर इसको ले जाया जाए तो इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, क्वेश्चंस में ये पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ है वेट कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशन लगा है पूरा तो एस, तो ये कितना दिया आपको 72 न्यूटन। कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पे दिया है, अर्थ पे भी ग्रेविटेशनल बिल्कुल लागू होता है। अब इसको हम हाइट पर ले जा रहे हैं, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वेट हाइट पर आप ले जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका काम करेगा mg और यहाँ लिख देंगे हम h। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए mg(s), ये जो था हमारे यहाँ पे अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। एक बार फिर से लिख के बता देती हूँ, जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका mg(s) अपॉन 1 प्लस h अपॉन नीचे कैपिटल R लिखना है, ध्यान रखिए स्मॉल r नहीं लिखना है, का होल स्क्वायर। तो mgs की वैल्यू हमें मालूम है, mgs की वैल्यू कितनी है हमारी 72 न्यूटन, जो कि क्वेश्चंस में दिया। इसकी वैल्यू रखेंगे हम 72 न्यूटन, जो फॉर्मूला था mgs दिया हुआ है हमें। अब नीचे क्या था 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, तो 1 आ गया। अब ये पावर को हमें सॉल्व कर लेना है, पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए रेडियस की आधी थी हमारी, ये आधी हो गई। अब नीचे की भी क्या आ जाएगा, रेडियस दिया हुआ, रेडियस का आप डबल ले रहे तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे, वैल्यू 2। अब इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे पहले सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 2 और ये कट जाएगा, पूरी वैल्यू जब रेसिप्रोकल होकर आएगी, रेडियस की वैल्यू भी हमें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा पूरा, इसका आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर, 32 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं। द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर मेटल्स, इंसुलेटर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए क्या होता है कि जो भी for metal temperature coefficient of resistance is positive while the insulator and semiconductor temperature coefficient of resistance is negative। यानी जितनी भी metals होती हैं उनका जो temperature coefficient होता है resistance का वो हमेशा positive होता है, जबकि जो insulator और semiconductor होते हैं उनमें जो resistance का temperature coefficient होता है वो हमेशा negative होता है। ये point आप रट लीजिए कि metals के लिए पॉजिटिव और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए ये होता है हमेशा नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं, तो ऋणात्मक किसके लिए रहेगा, क्या क्या बताया है हमने, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेप्स ये जो फैक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, तो इसलिए हमें चैप्टर रीडिंग बिल्कुल मस्ट करना ही चाहिए और अच्छे से कर लेना चाहिए। सरल आवर्ती गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर होता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो कोई भी डिफरेंस पूछा गया है आपसे काय के बीच में, सरल आवर्त गति और किसी कोण के विस्थापन और त्वरण के बीच में, है ना। कोई भी सरल आवर्त गति कर रहा है कोई भी, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, 3π2 रेडियन, π/2 रेडियन या 0। तो हमेशा ध्यान रखना है जो डिस्प्लेसमेंट है यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। देखिए x = होता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये वैल्यू होती है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम दे सकते हैं a sin ओमेगा t प्लस 5। अब जब हम का dx/dt करेंगे, इसका मतलब आपको यहाँ पर कर लेना है। तो dx/dt कीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अवकलन यहाँ पर। तो dt की इधर भी आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a
अब ये वैल्यू बाहर आ जाएगी और साइन था तो क्या हो जाएगा, इसको आप पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव को थीटा कंसिडर कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा कॉस ये हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा टी, ये डब्ल्यू नहीं है ध्यान रखिए, ओमेगा है 0.5। ठीक है, ये बना। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। एक्सीलरेशन ए त्वरण बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, डी, क्योंकि हम यहाँ पर अवकलन के स्टेज में लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अब आपको कहाँ रख देनी है, ए की जगह इस वैल्यू को हम रख देंगे। तो यदि एक्स बाई टी आ रहा है हमारा, जो फर्स्ट इक्वेशन हम देखी थी और उसके बाद में उसका डी बाई डी टी करा था वहाँ पर, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा, तो वहीं इस वैल्यू को रख देंगे। तो एक बार रख के देखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन और ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई, यह आएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी, x इज इक्वल्स टू ए साइन, ब्रैकेट में हमने लिखा था ओमेगा टी प्लस 5, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इनके बीच में बाकी इक्वेशन तो पूरी सेम दिख रही, बस क्या आ रहा है, एक पाई का डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ एक पाई का, उसमें पाई नहीं था इसमें पाई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस में दिख रहा है, पाई, तो आंसर हो जाएगा पाई रेडियन। क्या हो जाएगा, पाई रेडियन। अगला क्वेश्चन, किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भागे, इस स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल या पिच बताना। स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm and there are 50 division in its circular scale. The pitch of screw gauge is 0.01 mm, 0.25 mm, 0.5 mm या 1.0 mm। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमें ये बताना है। तो देखिए पहले हम इसकी पूरी वैल्यू लिख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। देखिए ये एल सी कितना है हमारा, पिच, इसका जो फॉर्मूला होता है पिच अपॉन होता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑन डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो आपको वो तो दिया हुआ है यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर एलसी भी हमारे पास में दिया हुआ है, नहीं किसी भी स्क्रू गेज का अल्पतमांक या लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है एलसी कितना है 0.01 दिया है आपको, इज इक्वल्स टू पिच हमें पूछा गया, तो पिच को एज इट इज रहने देंगे, और नीचे आपको दिया है 50 भाग, आप डिवाइड कर दीजिए, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 0.5 mm। इसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियां ए और बी के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद उत्पन्न हो रहे हैं। जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है। यदि ए की आवृत्ति 530 हर्ट्ज है तो हमें बी की मूल आवृत्ति बताना है। यानी देखिए कोई दो गिटार है, उसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं और बी, और उनको जिस भी मटेरियल से बनाया गया है उसमें जो ट्यून हो रही है या उनकी जो बीट्स उत्पन्न हो रही है जिस भी फ्रीक्वेंसी की, उसमें 6 हर्ट्ज का उनमें डिफरेंस आ रहा है, वो विस्पंद उत्पन्न कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी बीट्स को। जो व्हेन द टेंशन इज बी इज अ स्लाइटली डिक्रीज, उसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है 7 हर्ट्ज। और ए की फ्रीक्वेंसी हमें बता दी गई है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछी गई है हमें बी की कितनी होगी। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं कि क्या होगा इसका आंसर, तो हम पहले इसका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या दिया है हमें क्वेश्चंस में कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है और बी की जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी बी इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका 6 हर्ट्ज, ये आ रहा है। तो गिटार स्ट्रिंग इज फिक्स फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों में बिल्कुल क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारी 2 एंड्स हो गए दोनों, ये हो गया ए पॉइंट और दूसरे का हम बी का भी मान लेते हैं सेम ऐसे, ये बी पॉइंट। तो अब इनमें जो तार है ये वाला, ये तार कैसा है, बिल्कुल फिक्स है ए और बी में, ये दोनों में बिल्कुल फिक्स है। तो ए की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है 530 हर्ट्ज दे दी गई है। और अब क्या पूछा है, ये रहा हमारा बी में क्या पूछा गया है कि कितनी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, यदि बी 523, 524, 536 या 537, तब वो क्या बता रहा है कि पहले कितना डिफरेंस था
6 डिफरेंस था, तो फर्स्ट की कितनी है 30 है। तो अब यदि मान लो बी की ज़्यादा हो तो कितनी हो सकती है, देखिए ऐसे हमें ट्रिक से आंसर फाइंड आउट करना है। 536 हो सकती है, तो ऑप्शन में दिया है आपको 3, मतलब ये हो सकता है मे बी, मैं ये नहीं बोल रही कि ये भी श्योरली करेक्ट है, और या कम भी हो सकती है, या तो ए से ज़्यादा है या ए से कम है। अगर ज़्यादा है तो 536 और कम है तो 524। तो देखिए इन दोनों में से ही कोई एक आंसर हमारा सही है, बाकी दो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। तो हम 50% आंसर के बिल्कुल सही पास में पहुंच चुके हैं। अब पूरा हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टेंशन के, यानी कि जो भी यहाँ पर टेंशन, यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात नहीं करी, जो तार है उसका कितना टेंशन है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। द टेंशन इज बी इज, ये जो तनाव है उसका, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर टेंशन। तो जो टेंशन है बी का वो क्या हो रहा है, मान लीजिए स्लाइटली डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी ऑफ, थोड़ा सा उसका मान लीजिए कम है, तो जो फ्रीक्वेंसी है बी की वो भी कम हो जाएगी। यदि बी का टेंशन क्या हो रहा है, क्वेश्चन हमें देखिए, क्वेश्चन हम अच्छे से बना, व्हेन टेंशन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, यदि बी को कम कर दिया, यदि आप टेंशन को कम कर दे रहे हो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यदि टेंशन कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि टेंशन ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बी की जो टेंशन है या तनाव है वो कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी कम हो जाएगी। तो देखिए आंसर आपको बिना सॉल्व करे यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल गया होगा, क्योंकि यदि बी बढ़ता तो आपने क्या निकाला था 6, उसका डिफरेंस आ रहा था 536, लेकिन यहाँ पर तो टेंशन कम हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बिना सॉल्व किए। देखिए कितना ट्रिक से आपको फटाफट से फाइंड आउट हो चुका है। 520 हर्ट्ज क्या हो गया है, 520 हर्ट्ज। अब इसको फिर भी हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। अगली लाइन क्या दी है, तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है यदि कम कर दिया जाए, तो यानी कि क्या हो रहा है आपकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाती है, 7 हर्ट्ज हो जाती है। तो देखो हम इसको पूरा लिख लेते हैं। तो जो डिफरेंस है पहले 6 हर्ट्ज था वो अब कितना हो चुका है, 7 हर्ट्ज हो चुका है। तो पहले तो ए इज इक्वल्स टू एफ बी, दोनों की यदि हमने बराबर कर दी, तो अब माइनस करेंगे एफ ए फ्रीक्वेंसी में से इसको बी को, तो पहले कितना आ रहा था 6 हर्ट्ज आ रहा था, ठीक है। ए की आपको फ्रीक्वेंसी दी थी, कितनी दी थी 530 दी थी, तो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सिंपल सी बात है कितनी हो जाएगी 524। ये ओरिजिनल की बात की जा रही, ओरिजिनल। अब जब आप इन दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहे हो तो जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, हमने क्या करा जब टेंशन को डिक्रीज कर दिया तो डिफरेंस कितना हो गया 7 हर्ट्ज हो गया। कैसे हो जाएगा 7 हर्ट्ज डिफरेंस, पहले 6 था अब 7 करोगे तो ये जैसे उसको कम करा तो उसकी आवृत्ति इतनी हो गई, लेकिन उसने तो बोला कि जब 6 हर्ट्ज डिफरेंस आ रहा था। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी, उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के 2 सिरों में 5 kg और 10 kg द्रव्यमान के 2 कण जुड़े हैं। तो 5 kg के कण से इस निकाय की संहति केंद्र की दूरी कितनी है ये बतानी। द 2 particles of mass of 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at the distance of। पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ मैं आपको। और इसी टाइप के वीडियो आपको कंटिन्यू चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसे लग रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। देखिए आपके एक कमेंट्स और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, तो प्लीज़ इस टाइप की सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। पहले पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं इन दोनों की पोजीशन क्या है। तो लेट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, 2 मास है आपके तो दोनों की हम देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। तो ये एक हो गया आपका और ये दूसरा पार्टिकल हो गया। इसका वेट कितना है, पहले वाले का 5 kg है, दूसरे वाले का वेट कितना है 10 kg है। अब इन दोनों के बीच का हमें ये एक छड़ से जुड़े हुए, ये बताया था 1 मीटर लंबी कोई छड़ है उससे ये जुड़े हुए है ना, और दोनों सिरे पे जुड़े हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर आ गया, ठीक है। अब इसकी क्या है, निकाय के संहति केंद्र की दूरी कितनी है 5 kg से ये पूछा गया है आपको, ठीक है। और तो हम इसको पहले इस टाइप से बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस हो गए। तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये पोजीशन हो जाएगी आपकी 0 0 और ये वाली जो पोजीशन ये हो जाएगी आपकी 100 और 0, ठीक है। ये हो रहा है। तो अब इसको पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो x सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन
m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऊपर है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 क्या है हमारा 5, x1 0, फिर m2 है हमारा 100 और x2 है हमारा, x2 हो जाएगा हमारा तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5 इंटू 0 प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस लगाया आपने, फिर 10 इंटू 100 और अपॉन क्या था m1 m2, तो 5 प्लस 10। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। 5 प्लस 10, इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं एक बार। 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 100 अपॉन 5 प्लस 10। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 100 का 10 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और इसको जब 15 से डिवाइड करना है आपको, कितने कैसे डिवाइड करना है, 15 से, तो पूरा सॉल्व करना है आपको। तो कितना आ जाएगा ये, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा ये पूरा आएगा 66.66 सेंटीमीटर। तो ऑन एवरेज इसको, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी इसमें दी नहीं हुई है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 67 सेंटीमीटर। बस आपको फॉर्मूला ही यहाँ पर पूरा कंप्लीट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कण जिसकी स्थिति सदिश 2km है पर जब मूल बिंदु के परितः 3Jn का कोई बल कार्य कर रहा है तो बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल whose position vector is 2k, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले देखिए ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, हमें फॉर्मूले अच्छे से मालूम है। अब गिवन क्या क्या है, फोर्स हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर कितना है। फोर्स पूरा देख लेते हैं। फोर्स जो है हमारा F इज इक्वल्स टू की कितना दिया है, ये दिया है आपको फोर्स, तो लिख लीजिए इसको 3, ये न्यूटन, ये वेक्टर लगा दिया। अब पूरा फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है आपको किसी कण का स्थिति सदिश, तो R इज इक्वल्स टू 2km, ठीक है, ये दोनों गिवन है हमें। अब आपको पूरा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए यहाँ पर, जो हमें दिया हुआ है टॉर्क, है ना। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं। बल आघूर्ण का क्योंकि वेक्टर की कंडीशन में है, तो पूरा लगाते हैं हम। इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर R इंटू वेक्टर F। वेक्टर R और वेक्टर F की वैल्यू हमें तो मालूम है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए आप। वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2k और 3j, यही वैल्यू आई थी। तो देखिए अब इसको हम पहले नंबर का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ब्रैकेट में बचेगा k इंटू आपका j, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, ये तो एज इट इज रहेगा, और आ जाएगी यहाँ पर i। तो ये आंसर में आपको कहाँ पर दिख रहा है, किस में दिख रहा है, माइनस, क्योंकि माइनस का है, माइनस के साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -6i न्यूटन मीटर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/सेंटीमीटर स्क्वायर औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलंबवत आपतन करता है। 1 मिनट की समय अवधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 W/सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस having surface area 20 centimeter square, the energy received by the surface during time span of 1 minute is, कितनी होगी पूरी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो एनर्जी रिसीव्ड होती है, यानी एनर्जी जो प्राप्त हो रही है, वो किसके बराबर होगी। कोई भी सरफेस पे मान लीजिए आपने कोई थाली रख दी है, अब इसमें कहीं से भी एनर्जी आ रही तो कितनी आएगी, कि इसका पूरा एरिया कितना है, जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा। अब कितने टाइम तक आ रही है, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ज़्यादा आएगी, और कितनी इंटेंसिटी से आ रही है ना। तो इन तीनों की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा रिसीव्ड होगी। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, ठीक है। अब आई बराबर इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E/A, ये आपको मालूम होगा, है ना। I इज इक्वल्स टू E/A। अब E का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, E इज इक्वल्स टू होता है I/A/T,
IAT। ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना, एनर्जी रिसीव्ड इंटू I इंटू A इंटू T, ये वाला फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में I इज इक्वल्स टू ये वाला I इस इक्वल टू होता है E/A, क्या होता है E/A होता है। और अब जब E की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बना है, देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। I और A मिल रहा है आपको, और ये वाला जो T था ये यहाँ पर इंक्लूड है, क्योंकि ये वैल्यू पहले से हम निकाला था, एक एनर्जी बराबर ये होता है एक ये, तो इससे हमारी वैल्यू निकली E इज इक्वल्स टू होता IAT, ये यहाँ से निकाल लिया हमने फॉर्मूला। फिर से एक बार फिर से फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, IAT इज एनर्जी रिसीव्ड, E इज इक्वल्स टू IAT, इस वैल्यू को आप रख लीजिए बिल्कुल। अब इसमें बस आपको क्या करनी है, सारी वैल्यू को रख देनी, जो जो वैल्यू हमें दी हुई थी। एरिया कितना दिया था 20 सेंटीमीटर, तो एरिया की जगह रख दीजिए। उसके बाद में अपरावर्ती पृष्ठ पर औसत फ्लक्स के साथ 1 मिनट, यानी टाइम भी दे दिया है आपको, कितना टाइम दे रहा है 1 मिनट दे रहा है आपको, तो 1 मिनट रख दीजिए आप। मैं एक बार इसको पूरा सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। देखिए जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो इसको पहले पूरा कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू, अब फिर से क्या दिया था हमारा 80 आ रहा था, ए आपको दिया है 20, उसके बाद में 1 मिनट था, इसको भी पहले ये भी W/सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁴, और 1 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 60। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें आंसर देखिए लास्ट में 10 की वैल्यू में ही रखना है, तो 10 की वैल्यू को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, आप इसको करके देख लीजिएगा। अब 10⁻⁴ नीचे भी है और 10⁻⁴ ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली क्रॉस। अब क्या बचा है आपका 20 इंटू क्या बचा है, डायरेक्टली 60 बचा है, तो इसे आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले 10⁻³ में, तो सबके जीरो निकाल लीजिए आप, तो 10⁻³ आ जाएगा। अब बचा क्या 2 2 ज़ार 4 और 4 6 ज़ा कितना होता है, 4 6 ज़ा बताइए 24, तो 24 इंटू 10⁻³ जूल कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोली चालक पर 3.2 इंटू 10⁻³ आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको डायरेक्ट इनको सॉल्व करके बता देती हूँ। दोनों मीडियम में बार बार पढ़ने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी इसको देखने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। एक स्पेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, उस पर चार्ज दे दिया गया है, पूरा यूनिफॉर्मली उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पूछा गया है जिसपे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। उसके बाद आपको ये यहाँ पर हिंट दे दी गई है और अब सॉल्यूशन पूछा, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, तो फॉर्मूला होता है इसका E, कैपिटल E, ये ध्यान रखिए 1/4πε0 कैपिटल Q/r², ये फॉर्मूला है, बस इसमें आपको वैल्यू रख देनी। तो 1/4πε0 का वैल्यू आपको दी हुई है, तो इसकी जगह तो आप वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्टली, और इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे। तो इसको इरेज कर देती हूँ, अब अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹, ये वैल्यू हमने रख ली यहाँ से। अब उसके बाद में बाकी जो बची वैल्यू है हम क्वेश्चन से लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वैल्यू, ये रखेंगे हम। इस पर जो चार्ज, गोली चालक पर चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻7, ओके। नीचे क्या आया था हमारा r² की वैल्यू, r² की वैल्यू अब हमें रखनी है, तो ये हो जाएगी हमारी 225 इंटू 10⁻⁴। अब इसे बस आपको सॉल्व करना है, तो अब ध्यान रखिए 10 की वैल्यू को आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब ऊपर 10 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 7 है और ये 9 है, तो 2 बचा। अगर ये ऊपर जाती है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये 4 और 2 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब किस आंसर में आपको दिखाई दे रही है, पूरी उस टाइप से वैल्यू आपको देख लेनी है ना, पर
6, तो अब देखिए 6 तो इसमें दिखाई दे रही, पर एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि सभी में 1.28 दिए, सिर्फ 10 की वैल्यू। तो एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 10 की वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली नहीं, ऊपर आएगी 10 की पावर 6। अब बाकी जो बचे हैं ये 9, 3.2 और 2 to 5, इसे आप खुद सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं सॉल्व करके बताने लगूंगी आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर में फटाफट से सॉल्व कर लेती हूँ उसको। ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 0.128, बट देखिए आंसर में तो कहीं पर भी 0.128 दिया ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ थोड़ा सा और 1-2 सेकंड और आपका लगेगा, पर सॉल्व करके देख लिए। डायरेक्ट आप 10 की पावर 6 देखते तो आपका आंसर अब यहाँ पर गलत हो जाता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1.28 करना है, तो एक यहाँ पर हट जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 1.28। तो ये आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले में ही वैल्यू रखनी है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर इतना विभव दे दिया गया है, इतने वॉल्यूम के अंदर, और इसमें आपको क्षेत्र का परिमाण बताना है, यानी कि क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, पूरा बताना है कि कितना हो जाएगा। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, यानी क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सभी जगह कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यदि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो E इज इक्वल्स टू आपकी हो जाएगी dV/dt, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपको संधि वाला, बिल्कुल पूछ लिया गया है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। आपके 1-2 क्वेश्चन से बिल्कुल, इससे तो गारंटी है कि भले एक क्वेश्चन आए पर पूछा ही जाएगा। ये टॉपिक, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे फ्लक्स वाला हुआ और ये संधि वाला हुआ डायोड से रिलेटेड। तो द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, देखिए ये तो सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या हो जाएगा, बट मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। इन रिवर्स बायस एक्सटर्नल बैटरी अट्रैक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। क्या हो जाएगी, विड्थ कैसी हो जाएगी उसकी, इंक्रीजेस हो जाएगी। कब होगी, जब बायस कैसे होंगे, रिवर्स होंगे। तो वहाँ पर वही बता रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है, तो बायस कैसे होने चाहिए, रिवर्स बायस ओनली, ऑप्शन नंबर बी, केवल पश्चिम दिशिक बायस में। अगला क्वेश्चन है 40 म्यू फोर्स कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, ये दोनों एक ही चैप्टर के क्वेश्चन है। तो देखिए RMS वैल्यू करंट की क्या हो जाएगी, I RMS इज इक्वल्स टू C ओमेगा RMS, ये होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये I है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, C की वैल्यू आपको दी हुई है, C इज इक्वल्स टू 40 इंटू 10 to the power -6 F, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि म्यू भी दिया हुआ था। फिर इसकी ओमेगा की वैल्यू भी आपको दी हुई 2 पाई F बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू को रख कर दिया जाएगा 100 F, ठीक है, 2 पाई F बराबर 100 F। इस 2 को रखकर हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया, F की वैल्यू हमने निकाल ली इक्वेशन से, तो ये आ गया हमारा, C की वैल्यू भी आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई। अब ERMS कितना है, यहाँ पर ये बचा है, ERMS आपको क्वेश्चन में दिया है 200 वोल्ट, कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट हमें दिया हुआ। बस अब यहाँ पर ये तीनों वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 200 इंटू 40 इंटू 10 to the power -6 इंटू 2 पाई इंटू 50, ठीक है, इंटू 15, सबको 200 इंटू 40 इंटू 10 to the power -6 इंटू 2 पाई इंटू 50। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। 2.5 किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी N कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए जो मीन फ्री पाथ होता है किसी भी गैस सैंपल के लिए, लैम्डा F इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई D स्क्वायर N, तो जो डायमीटर है किसी भी गैस का मॉलिक्यूल का, एंड N इज मॉलिक्यूलर डेंसिटी। यहीं पर पूछा गया आपको कि किस टर्म में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, कौन सा फैक्ट यहाँ पर सही है, ये हमें बताना है। तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के इसको बता देती हूँ कि कैसे होता है। कि मान लीजिए ये आपका कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है, B E
और ये हो गया सी, तीनों पॉइंट दिए हैं ये। तो फॉर बाईपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर होता है, ये लेंथ प्रोफाइल होगी सी की बड़ी होगी एल ई, तो ये हो जाएगा एल सी इज ग्रेटर देन एल ई इज ग्रेटर देन एल बी, यानी सी बड़ा है ई बड़ा है सी से और सी बड़ा है बी से। यहाँ पर ये ऑप्शन पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन, आधार क्षेत्र बहुत पतला, हल्का और डोपित होना चाहिए। बाकी ऑप्शन सारे गलत है। अगला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, what will be the photoelectric current if the frequency is half, density is doubled। तो इसका जो आंसर है आपको समझ में आ ही चुका होगा। देखिए यहाँ पर K1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5, ठीक है 1.5 दी हुई है, तो K1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.5 एच न्यू नॉट माइनस 5 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 एच न्यू नॉट। फिर ऐसे K2 की वैल्यू निकालेंगे तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से, हमें क्योंकि दुगना बता रहा है वो डबल कर दी जाए, तो इसको 1.5 को हमें डिवाइड कर देना है 2 से, तो यह आ जाएगी 0.25, नेगेटिव में आएगी, है ना। तो इसका जो आंसर यानी कोई भी एमिशन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको उत्पन्न करना है, यानी व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बॉम्बार्ड विथ अ न्यूट्रॉन इट जनरेट ये, तो 3 न्यूट्रॉन्स एंड, और क्या क्या वो प्रोड्यूस करेगा ये हमें बताना है। तो देखिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अल्फा बीटा, से ये पोजीशन आपको याद होनी चाहिए कि कितना अल्फा स्टेप पीछे जाना है या आगे जाना है। एक न्यूट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्या दिखाई दे रहा है 235 92, ये यूरेनियम है। अब जब क्या हो रहा है, इसमें से न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कर रहा है ना, तो 1, ठीक है ऐसे लिख लिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर, ये आप यहाँ पर लिखना 89 36 क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक कौन सा है। न्यूट्रॉन किसमें यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे आपको लिख के बता रही हूँ, 3 न्यूट्रॉन 10N प्लस। अब ये कौन सा सब्सटेंस है ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये रिएक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। इस रिएक्शन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा, अभी इसको हम लिख लेते हैं 92 प्लस 0, नीचे नीचे के लिख रहे हैं हम जो इनकी एटॉमिक नंबर है, इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला 36 प्लस कोई जेड मिला, ठीक है। तो अब जेड बराबर क्या हो गया यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए, जेड बराबर हो गया आपका, इसको जब इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला नंबर, ठीक है, तो आपको मिला 56, क्या मिला 56। अब ये वाला तो हो गया, अब एटॉमिक मास को हम सॉल्व कर लेते हैं। 235 प्लस जब हमने 1 करा तो हमें मिला है 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ए कोई सब्सटेंस। अब फिर से वही करना है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, वैसे ही इनको प्लस करके इससे माइनस कर लेना है 144। देखो बहुत सिंपल सा है, आंसर बिल्कुल क्वेश्चन में ही छुपा था। इससे पहले हमने क्या निकाला था 56, तो 144 एटॉमिक मास और नीचे 56, बस ये वैल्यू आप ढूंढ लीजिए। अगर आपको नाम नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻⁻20 J है, तो ईवी में यह मान लगभग कितना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मान 1 EV इज इक्वल्स टू होता है, वैल्यू बस याद होनी चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है 19। और अब1 J बराबर कितना होगा, ये J यहाँ लिखना है। अब 1 J की वैल्यू हमें निकालनी है, 1 V बराबर इतने J होता है, तो 1 J की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पूरे इससे डिवाइड कर देंगे, यानी ये पूरा ऑप्शन ही आ जाएगा। तो 1 EV अपॉन 1.6 × 10⁻⁻90, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूछी गई है 10⁻⁻20 J की वैल्यू कितनी होगी, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 की जगह जब इसको हम ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻⁻20। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। तो इसकी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.06 इंटू 06 EV, किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी 2 बॉडीज ऑफ अ मास 4 kg देखिए जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें, 2 बॉडीज हैं, एक का 4 kg मास है, एक का 6 kg मास है, दोनों को टाई कर दिया है। और स्ट्रिंग पर्स अवर अ पुली विच इज फंक्शनलेस
द एक्सीलरेशन ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ऑफ अ सिस्टम ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ऊपर आ जाएगा आपका g। ठीक है, ये फॉर्मूला रखना है जब m1 बड़ा हो m2 से। क्या है, जब m1 बड़ा हो m2 से। तो पूरा यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें वैल्यू रखनी है अपने को 6 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 4 यहाँ जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या है आपका 2 ग्राम अपॉन 10, यही आंसर आया आपका, क्योंकि जी था इनटू में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 को लिखने की कोई जरूरत है, जी अपॉन 5। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक वायर की लेंथ दी हुई है L है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो A दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल। और जब इसको किसी भी फिक्स सपोर्ट से उसका जो वेट है या द्रव्यमान है M को निलंबित करने पे, यानी कि जब वो चेंज हो जाएगा, लेंथ उसकी तो L1 हो जाएगी, मास उसका M है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। तो एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉड्यूल्स बताना है, या यंग गुणांक के लिए व्यंजक बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा कितनी होगी। बोल्ट्जमान कांस्टेंट दिया है और यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर गिवन है हमको। तो इसका भी जो आंसर है पहले देख लेते हैं। एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3/2 kBT। ये किसकी वैल्यू है, एवरेज थर्मल एनर्जी की। तो यहाँ पर जो 3 है वो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटोमिक गैस, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3/2। आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्मूला है इसका। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप T के साथ प्रतिरोधकता रो के विचरण को निरूपित करता है। कि ये क्वेश्चन दिया है हमें, इसकी रेजिस्टिविटी मेटल के लिए बतानी है, कि T भी बता दिया और प्रतिरोधक भी बता दिया। तो इसमें से जो कौन सा ग्राफ है वो इसके विचरण को निरूपित करता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखिए क्या होता है कि जो कुछ मेटल्स होती है जैसे कि कॉपर हुआ, जनरली नियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है, नियरली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अलाउ अ नॉन लीनियर रीजन ऑलवेज एग्जिस्ट एट लो, वेरी लो टेम्परेचर। तो जो ग्राफ पोजीशन नंबर 3 का है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपको कोड दिए हैं कलर्स के, और बताना है इसका प्रतिरोध और सहता के मान, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस बताना है। तो सीक्वेंस हम लिख लेंगे। पहले येलो कलर है, तो येलो कलर का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगी येलो कलर की हो जाएगी 4, और इसकी वॉयलेट कलर की हो जाएगी 7, ब्राउन की हो जाएगी 1 और गोल्ड की हो जाएगी 5%। तो इसका आंसर कैसे होगा, जो फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू हो जाएगा 47 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस माइनस 5%। इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 470 ओम प्लस माइनस 5%। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। आपका यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग, यानी जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वहाँ पर क्या बताया गया है कि जो उनकी जो स्रोतों के बीच का पृथक्करण है, उसको जो डिफरेंस कर रहा था कोरेंट सोर्स, उसको आधा कर दिया जाए, और जो डिस्टेंस है स्क्रीन से कोरेंट सोर्स का उसको डबल कर दिया जाए। तो विड्थ, जो फ्रिंज विड्थ है उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, या विड्थ कितनी हो जाएगी, डबल होगी, आधी होगी, 4 गुना होगी, या 1/4 होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला होता है फ्रिंज की विड्थ का होता है बीटा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब हमें फाइंड आउट करना है बीटा डैश। तो बीटा डैश में ये हो जाएगा लैम्डा D डैश अपॉन D डैश। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। पहले वो कैपिटल D को आधा कर रहा है, तो D डैश की जगह क्या आ जाएगा D/2, और इस D को वो क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो D डैश कितना हो गया, D इंटू 2 या 2D हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम पहले वैल्यू रख लेते हैं। तो बीटा डैश बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा यहाँ पर D/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा 2D अपॉन D/2। अब ये 2 पर जाएगा तो आ जाएगा 4D, तो कितना आ जाएगा लैम्डा 4D/D।
तो अब देखिए ये वैल्यू हमने बीटा मानी थी, तो इसकी जगह हम रख देंगे बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बी, यानी कि जो नया बीटा डैश बना वो पुराने इसका कितना गुना है, पुरानी वेट से कितनी है, 4 गुनी। तो आंसर आ जाए इसका 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संधारित्र से दिया हुआ है, यानी पैरेलल है, और इसमें जो पहले की धारिता दी हुई है आपको पैरेलल कैपेसिटेंस दी है कैपेसिटर की 6 म्यू एफ दी है, और जब परावैद्युत माध्यम में इसको भर दिया तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगी 30 म्यू एफ। तो हमें बताना है परावैद्युतांक यानी परमिटिविटी बतानी है इस मीडियम की कितनी हो जाएगी। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए इसका कैसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले सी का फॉर्मूला लिखेंगे। सी इज इक्वल्स टू होता है के सी नॉट। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सी बाई सी नॉट हो जाएगा। सी हमें गिवन है, सी नॉट हमें गिवन है, तो 30/6, तो क्या की वैल्यू आ गई है 5। एक और फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि के की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो के की जगह 5 रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रख देंगे क्वेश्चन में से, और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए और आप खुद सॉल्व कीजिए। इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप सॉल्व करके इसको जरूर देखिए अपनी कॉपी में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये जो आपकी बुक में टेबल बनी हुई है इसे बिल्कुल आप लर्न कर लीजिए किसका क्या फॉर्मूला है और किसकी क्या विमाएँ हैं या डायमेंशन है। तो यहाँ पर हमें पूछा है प्रतिबल की विमाएँ या स्ट्रेट की डायमेंशन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मानिए कि किसी तारे से 600 नैनोमीटर तरंग देरी का प्रकाश आ रहा है। कोई स्टार है, उससे 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आ रही है और उसे जब किसी टेलीस्कोप से देखा जा रहा है, यानी 2 मीटर उसका डायमीटर है, तो विभेदन सीमा कितनी होगी यहाँ पर, ये हमसे पूछा है। रेजोल्यूशन पावर ऑफ टेलीस्कोप पूछा गया है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, थीटा आर मान लेंगे हम। थीटा आर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का ये फॉर्मूला है। थीटा आर इज इक्वल्स टू होता है 1.22 लैम्डा बाई डी। ये फॉर्मूला याद रखना। लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और डायमीटर हमें दिया हुआ है, यानी डी की वैल्यू दी है, लैम्डा की हमने निकाल ली, तो थीटा आर की हम वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा आपका 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। आप सॉल्व करके इसको जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, LCR परिपथ की ऐसी वोल्टता दी है, यदि L को हटा रहे हैं तो देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो π/3। अब L की जगह यदि C को रिमूव कर रहे हैं तब भी जो डिफरेंस आ रहा है वो π/3 है। तो यहाँ पर शक्ति गुणांक पूछा गया है हमसे, यानी पावर फैक्टर ऑफ सर्किट कितना होगा यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पर XC/R। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3। π/3 इज इक्वल्स टू XC/R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट कंडीशन XL के लिए हो जाएगी टेन थीटा बराबर, यहाँ पर C की जगह आ जाएगा L/R। फिर से थीटा की जगह हम रख देंगे वैल्यू π/3, टेन, यहाँ पर भी आ जाएगा टेन, π/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा XL/R। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, तो XL और XC की वैल्यू बराबर आ गई, तो Z और R भी ऑल्सो इक्वल, तो क्या हो जाएंगे, Z इज इक्वल्स टू R, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R/Z बराबर आ जाएगी 1 वैल्यू, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट दिया आपको 16 इंटू 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर। इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर दूरी की किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। यानी जो डायपोल मूवमेंट हो रहा है वहाँ की जो एक्सिस है वहाँ से 60 डिग्री एंगल बन रहा है और उस पर जो लाइन है यानी उससे 0.6 मीटर दूर, तो उस वहाँ का हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि इसका सेंटर ऑफ द डायपोल विद्युत विभव हमसे यहाँ पर इसका पूछ लिया गया है कि इसका विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। हिंट हमें यहाँ पर दे दी गई है क्वेश्चन में, तो इसको हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डायपोल, किसके कारण हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू डायपोल, ये क्वेश्चन में हमें ध्यान रखें। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका V इज इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R²। अब वैल्यू रखना है हमें, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी दी हमें, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन C², ये वैल्यू दी हुई है, तो ये रख देंगे हम डायरेक्ट वैल्यू। और द्विध्रुव यानी डायपोल की मूवमेंट भी दी हुई, तो ये वैल्यू रखना है आपको, और इंटू ये वाली वैल्यू रख देना है, ठीक है। अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस दिया है आपको R², तो 0.6 मीटर का स्क्वायर, एक बार करके बता देती हूँ मैं आपको, 9 इंटू 10⁻⁻⁹
10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 0.6 का स्क्वायर। तो देखिए ये -9 ये +9 तो ये तो कट जाएगा, 9 इंटू 16 कर लीजिए। और ये पॉइंट हटा के सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट, जैसे भी आपको इजी लगे। और आगे फॉर्मूला हो जाएगा अपॉन 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 200 वॉल्ट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़ पर 1200 एंगस्ट्रॉन 599 धारणशीलता की कोई लोहे की छड़ है, उस पर 1200 तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, तो उसकी पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी कितनी है और म्यू नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, गिवन क्या है पहले आपको ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमें गिवन है एक्सएम गिवन है, एक्सएम कितना है यहाँ पर 599 है, 599। उसके बाद में म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस होता है एक्सएम, तो यहाँ पर जब 1 एक्सएम में प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 600। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि म्यू इज इक्वल्स टू होता है म्यू आर इंटू म्यू नोट। यदि म्यू की वैल्यू निकालना तो म्यू आर और म्यू नोट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए म्यू नोट क्वेश्चन में म्यू आर हमने निकाल लिया, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। म्यू आर निकला है 600 और म्यू नोट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितना आ जाएगा। तो 600 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7 इसको आपको करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। आपको म्यू की वैल्यू निकालना है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। आप सॉल्व करके इसको ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर लंबी किसी परिनालिका जिसमें 100 फेरे यानी 100 वहाँ पर क्या है 100 टर्न्स कैरी किए गए हैं, उसमें 2.5 एंगस्ट्रॉम की जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, तो उसकी केंद्र पर यानी इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी। यहाँ पर भी आपको म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, तो देखिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम। जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड्स यानी परिनालिका पर कितना होना चाहिए, तो सब फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, इसलिए फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए म्यू नेट एन आई ये होगा। अब यहाँ पर एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बता देते हैं। 100 इसमें नंबर्स कितने नंबर्स हैं इसके, 100 हैं पूरे टोटल, तो ये हो जाएगा 100। और लेंथ कितनी बता दी गई है आपको, देखिए यहाँ पर 50 और 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 50 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ गया आपका एल आ चुका है। अब आई कितना दिया है यहाँ पर, आई दिया है 2.5 ए। तो जब इस वैल्यू को हम रख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रेस कर रही हूँ। बीटा ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, बीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 200 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6.28 इंटू 10⁻⁴t। ये है इस पर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻10 हैज़ अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर। पूरा मतलब जो सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिया है, मीटर में पूछा है तो या सेंटीमीटर में पूछा है, इसी में आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, मोबिलिटी यानी यहाँ पर म्यू की वैल्यू होती है v⁻d अपॉन ई। अब जो सारी वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपको, तो वी डी की वैल्यू दी है 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है और ई की वैल्यू भी आपको ये ऊपर दी हुई है। बस इन दोनों वैल्यू को आप डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू ऊपर रखना है, ये वैल्यू नीचे रखना है और डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁶ आंसर यहाँ पर आ जाएगा। R1 और R2 की त्रिज्याओं द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। R1 दे दिया है, R1 कितना है 1.5 ऑफ R2 थ्रू 1 के R इन द रेशो। इसकी कितना अनुपात होगा जब ये रेज हो जाएगी या बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसका जो आंसर है वो निकाल लेते हैं पूरा। तो हीट सप्लाइड हो रही है यानी जो डेल क्यू हीट में चेंजेस आ रहे हैं इसके, तो डेल कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल टी। फोर सेम मटेरियल्स रिमेन द सेम, यानी इनका जो मटेरियल है वो सेम है, तो ये हो जाएगा डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम कैपिटल एम। तो एम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये इसके फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर डेल Q1 अपॉन डेल Q2 इज इक्वल्स टू
R1 अपॉन R2 की पावर क्यूब। तो बस R1 की वैल्यू 1.5 और R2 की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करना है तो आंसर आ जाएगा 27/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम अवस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया यदि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दी हुई, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका एक्सेलरेशन दिया है फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, the potential difference is। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है गिवन है क्वेश्चन में, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो नैनोमीटर में दिया है पूरा कन्वर्ट करके इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम। अब लैम्डा में इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.227 एंगस्ट्रॉम अपॉन √VA। तो देखिए इस वैल्यू को अब हमें पूरा सॉल्व कर लेना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो पहले हम वी नोट को यहीं रहने देंगे, लैम्डा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी 0.1227 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा की जगह यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू हमें निकल कर आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा ये बराबर, क्योंकि v इंटू 10 to the power 2, तो v की बराबर ये जब अंडर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 10 की पावर 4। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 मीटर माइनस 0.009 मीटर का मान क्या होगा। यानी आपको बताना है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, पूरी वैल्यू टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये न्यूमेरिक वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या होगा, इन द सब्सट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ दैट टर्म्स इन द ऑपरेशन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वैल्यू देखिए क्या है 9.99, ठीक है। अब इसको पूरी एक्यूरेसी के साथ हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -0.009 अपॉन 9.9801। तो आंसर क्या आ जाएगा 9.98 मीटर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.98 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया, ऊपर फेंक दिया, ये उसका वेलोसिटी गिवन है। तो आपको समय के बाद ये धरती से टकरा रही तो उसकी स्पीड फिर से बता दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमें पूछी गई और ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है v² = u², क्योंकि ग्रेविटेशन है तो 2as यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे 2gh, ये आपको ध्यान रखना है। तो v = क्या हो जाएगा, u² आपको मालूम है 80 मीटर पर सेकेंड और u आपको मालूम है, v और u दोनों की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 20 है। बस वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा 300 मीटर। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप सॉल्व करके खुद इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइज इनटू अ हाइट। यानी कोई कैपिलरी ट्यूब को जब डुबोया जाता है तो वाटर कुछ हाइट तक, यानी h हाइट वहाँ तक रेस हो जाता है। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। कैपिलरी का मास है 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, दूसरी कैपिलरी ट्यूब जिसकी रेडियस है 2r, उसको फिर से वाटर में डुबाया गया है। तो जो उसका अब हमें मास फाइंड आउट करना है कि सेकेंड कैपिलरी ट्यूब का मास क्या होगा। तो सिंपल सा है ये, इसका आंसर हो जाएगा 10 ग्राम। कितना हो जाएगा 10 ग्राम। A resistance wire connected in the left gap of a meter breeze balance a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divided the breeze wire into the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is, क्या हो जाएगी। तो पूरा पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, देखिए ये, और यहाँ पर लगा दिया है P, उसके बाद यहाँ हो गया मान लीजिए आपका C, ये Q की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10 ओम जो क्वेश्चन में दी हुई थी। उसके बाद पहले स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने बैटरी या सेल जो लगाते हैं वो लगा दिया है, स्विच है हमारा। उसके बाद में ये हो गया आपका L1 और ये हो गया आपका L2, ठीक है। और ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पर लगाया हमने G, और ये हो जाएगा आपका D पॉइंट, और ये हो गया B और ये A। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली
क्या होगी वैल्यू, जो P/10 यदि हम करेंगे तो L1/L2 यानी 3/2 हो गया। P की वैल्यू अब हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 30/2 यानी 15 ओम। P की वैल्यू आ गई हमारी 15 ओम। तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम होगी, फॉर्मूला ρL/A होता है। R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2 होता है। लेंथ हमने निकाल ली, लेंथ ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस वायर इज कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। तो 15/1 इज इक्वल्स टू 1.5/L2। तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1 मीटर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 1.0 इंटू 10⁻⁻ मीटर। अगला क्वेश्चन, दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्य मान सारणी है। ये आपको डायग्राम दिया है, इसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल्स टू होता है a बार b इज इक्वल्स टू a.b इज इक्वल्स टू a.b इज इक्वल्स टू a एंड d। ठीक है, अब a b y की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है कि क्या वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू दी है, फिर b की वैल्यू, फिर y की वैल्यू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।